नमस्कार। प्रेरणापुंज न्यूज में मैं अनिल मुनोत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चर्चित चेहरे में आज हमारे बीच यहां पर उपस्थित है पूर्व पालक मंत्री जगदीश जी गुप्ता, जो आज हमसे बातचीत करेंगे। जगदीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनोज जी नमस्कार। प्रेरणापुंज परिवार को धन्यवाद। आपके माध्यम से मेरा जो कहना है वो अमरावती वासियों तक पहुंचेगा। यह संधि आपने दी उसके लिए धन्यवाद। भाऊ, पालक मंत्री रहे आप शहर के और 4 टर्म आपने विधायक पद भी भोगा है। क्या लगता है आपको कि अमरावती शहर का वातावरण कैसा है? अमरावती शहर का वातावरण ये इस महीने में तो बहुत ही खराब हुआ है। हर दिन कहीं ना कहीं जवान बच्चों की मौत, हत्याओं का समाचार आ रहा है। यह दुखद है। मैंने अभी एक जगह कहा है कि जो क्षमता जवानों की है वो शहर के, राष्ट्र के विकास के लिए लगना चाहिए। तो वो आपसी दुश्मनी में अपनी एनर्जी खराब कर रहे हैं। इसका मुझे निश्चित रूप से दुख है। और मैंने ये भी कहा कि ये जवाबदारी समाज की और पुलिस प्रशासन दोनों की है कि हमने हमारे बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए, संस्कारित करना चाहिए, जिसके कारण अपने परिवार का, शहर का और इस राष्ट्र का नुकसान ना हो। इसके लिए सभी ने अपनी अपनी जवाबदारी अच्छे तरीके से पार पाड़ना चाहिए। आप पालक मंत्री रहे हैं, आप विधायक रहे हैं और कई वर्षों से आप राजनीति से जुड़े होने के साथ साथ अमरावती शहर के लोगों से भी जुड़े हैं। आपको क्या लगता है कि विकास के मामले में अमरावती कहां है? विकास के मामले में अमरावती कहां है, इसका विश्लेषण मेरे ख्याल से अमरावती वासियों ने करना चाहिए। मैं जब विधायक था, मंत्री था, तो मैंने सर्वांगीण विकास करने का प्रयत्न किया। सिर्फ रोड नालियों की तरफ ध्यान न देते हुए अमरावती शहर, अमरावती जिले का संपूर्ण विकास कैसा हो, कायदा सुव्यवस्था अच्छे से कैसी हो, दैनिक जो सुविधाएं हैं अच्छी तरीके से लोगों को किस प्रकार मिले, औद्योगिक विकास किस प्रकार हो, कायदा सुव्यवस्था कैसा हो, प्रशासकीय जो कार्यालय है जिसके कारण बहुत सी समस्याएं लोगों को उस समय आती थी, उस तरफ भी ध्यान केंद्रित किया। इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र में जो सर्वकष विकास है, विकास के अनेक पहलू रहते हैं, उस सब पहलुओं को थोड़ा थोड़ा करने का मैंने प्रयत्न भूतकाल में किया है। वो आप जब विधायक बने थे उसके पहले परिपाटी ये थी कि अगर किसी विधायक से मिलना है तो घंटों इंतजार करना पड़ता था, लेकिन जगदीश बाबू जब विधायक बने, पालक मंत्री बने, तो इतने आसानी से जनसामान्य को उपलब्ध हो जाते थे कि आप स्कूटर पर चलते चलते कहीं भी रास्ते में मिल लेते थे। तो लोगों की परिभाषा विधायक की तरफ देखने की बदल गई थी कि जनसामान्य की छवि के रूप में आप विधायक के रूप में सामने आए। समय बदला, आप 4 टर्म विधायक रहे, एक बार विधान परिषद, 3 बार विधान परिषद में रहे, एक बार विधानसभा में रहे, फिर आपने राजनीति से संन्यास ले लिया। क्या वजह थी कि जिसकी वजह से आप राजनीति से दूर हो गए थे? लोगों का ये गैर समझ है कि मैंने राजनीति संन्यास लिया। मुझे 2 बार अमरावती की जनता ने विधानसभा में भिजवाई, अमरावती के लोक प्रतिनिधियों ने मुझे विधान परिषद में 2 बार भिजवाया। उस समय मैं पार्टी का पदाधिकारी था, पार्टी ने मुझे जवाबदारी दी थी। समय बदला, पार्टी ने वह जवाबदारी मुझे दी नहीं और मैं सिर्फ कार्यकर्ता की जवाबदारी पे था। इसका मतलब मैं संन्यास लिया था, ऐसा नहीं होता। कोई भी राजकीय क्षेत्र में जो पदाधिकारी रहते हैं वो हमेशा सामने दिखते हैं और ये कोई भी पार्टी की सिस्टम है। तो मैं कार्यकर्ता के रूप में हमेशा राजकारण में सक्रिय था। केवल फर्क इतना था कि मेरे तो पद या जवाबदारी नहीं रहने के कारण आप लोगों को शायद सामने दिखाई नहीं देता था। नहीं, लेकिन कई बार कार्यकर्ताओं की भावना रही कि जगदीश बाबू ने सामने आना चाहिए, जगदीश बाबू ने चुनाव लड़ना चाहिए, और आपने स्पष्ट इनकार कर दिया था। कई आपके स्टेटमेंट थे कि मैं, मेरी संस्था और मेरी खेती, बस मैं इसमें ही हूं, अब मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता करके। शायद मैंने ये कभी नहीं कहा, लेकिन कार्यकर्ताओं को खुद भी पता था कि मेरे ऊपर कोई जवाबदारी नहीं है, पार्टी की कोई पद नहीं है, और इसके कारण जो पदाधिकारी है जिनके तरफ पार्टी का कार्य है उनके बीच में अड़थड़ा न लाते हुए उन्हें उनका काम करने देना चाहिए। और वह चाहे मेरी पार्टी का हो या किसी भी और पार्टी का विधायक भी हो, मैंने कभी किसी के बीच में, जो आजकल चलता है कि अपना विरोधी है तो उसके बीच में अड़थड़ा ला के काम करे,
मुझसे यह काम होता नहीं। एक स्वच्छ राजकारण करने का प्रयत्न जब मैं आमदार था तब भी किया, उसके बाद में भी किया और भविष्य में भी करते रहूंगा। हम लोगों के यहाँ जब पालक मंत्री थे विखे पाटिल थे या जब दर्रा जी थे, हम लोगों ने जब चर्चा की थी एक पत्रकार के रूप में, तो उनका कहना था कि मैंने विदर्भ में ऐसी हालत होती है कि जब भी कोई जनप्रतिनिधि ऐसा प्रोजेक्ट लाता है तो बाकी सब लोग उसमें विरोध करना शुरू कर देते हैं, जबकि मराठवाड़ा और पश्चिम विदर्भ में ऐसा, पश्चिम महाराष्ट्र में ऐसा है कि अगर कोई प्रोजेक्ट लाता है तो वो पूरा प्रोजेक्ट उसका ही होता है, दूसरा व्यक्ति दूसरे प्रोजेक्ट के लिए प्रयास करता है। तो क्या आपको कहीं लगता है कि ये जो खींचने वाली राजनीति है इसकी वजह से विदर्भ विशेष करके अमरावती का विकास नहीं हुआ? मैं पहले ही बताया आपको कि उसी मनोस्थिति से मैंने काम किया, किसी के भी प्रोजेक्ट में श्रेय लेने का प्रयत्न नहीं किया। यहां तक कि मैंने जो अच्छी स्कीम्स लाई, जो योजनाएं लाई, उसका भी क्रेडिट मुझे ही मिले ऐसा मैंने कभी दावा नहीं किया। मैं हमेशा बोलता था कि सरकार की स्कीम है, लोगों के पैसे के द्वारा आई हुई है, मैं केवल एक माध्यम हूं। और इसी प्रकार आप जो बोल रहे हैं कि पश्चिम महाराष्ट्र, ये मानसिकता वहां पे है, उसी मानसिकता से मैंने भी काम किया। बाकी लोगों का क्या विषय है, मेरे ख्याल से वो उन लोगों से पूछना बेहतर रहेगा। किसी के ऊपर टिक्का करने का मेरी संस्कृति नहीं रही है और ये महाराष्ट्र की भी संस्कृति नहीं है। जो सकारात्मक विषय है केवल मैं उसी पे चर्चा करता हूं। जगदीश बाबू फिर चुनाव मैदान में क्यों? पिछले 15 साल में जो सामान्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पक्ष का था, वो हमेशा, जैसा आपने भी बोला, कि हमेशा कार्यकर्ता पीछे लगते थे कि भाऊ आप लोक प्रतिनिधि इस नाते खड़े रहना चाहिए। उस समय तक मैं टालते रहा, मुझे ऐसा लगा कि पार्टी योग्य समय योग्य निर्णय लेगी, और मुझे आज भी लगता है कि पार्टी आज भी योग्य निर्णय लेगी। और इसलिए मैंने तैयारी शुरू की है। जब राजकारण में जब तक निर्णय नहीं आता तब तक आशावाद रहना चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि पश्चिम विदर्भ की शासकीय दृष्टया, सभी दृष्टि से नागपुर के बाद में अमरावती का एक अलग महात्म्य है। इस शहर के माध्यम से ही पश्चिम विदर्भ में पक्ष का, प्रशासन का और विकासात्मक काम अमरावती के माध्यम से हो सकते हैं। और इसलिए अमरावती की सीट भारतीय जनता पक्ष कभी नहीं छोड़ेगा, यह मेरे मन में विश्वास है। और मुझे यह भी विश्वास है कि मेरा भूतकाल, मेरे पीछे कार्यकर्ताओं का जो सपोर्ट है, जो पाठिंबा है, उसके कारण पार्टी मुझे 100% सीट देगी, और इसलिए मैं चुनाव के मैदान में उतरा हूं। जगदीश गुप्ता जब पालक मंत्री थे तब लाई भूमिगत गटर योजना आज भी वैसी पड़ी है। आप जब पालक मंत्री थे तब बना हवाई अड्डे का विषय था, आज भी वैसे का वैसे ही रखा है। ऐसे कई प्रोजेक्ट्स है जो जब आप थे, विधायक थे, तब उस काम को गति मिली थी, लेकिन उसके बाद से वो काम वैसे ही पड़े। अब लाखों करोड़ों के फंड आ रहे हैं लेकिन वो काम पूरा नहीं हो रहा है। किस नजर से देखते हैं आप उस? मनोज जी, इस प्रश्न का उत्तर आपने लोक प्रतिनिधि से लेना चाहिए, जो भी उस समय के होंगे। मैंने जो काम किया, विकास कार्य, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। उदाहरण देता हूं, अमरावती पानी पुरवठा की योजना जिस समय आई उसके साथ में भुयारी गटार योजना थी, लेकिन उस समय के जो जनप्रतिनिधियों ने ये योजना लाई, उसे आगे ले जाने का कार्य मैंने करने का प्रयत्न किया, क्योंकि पानी बहुत आ गया है, उसकी निकासी की व्यवस्था नहीं है। इसके लिए भुयारी गटार योजना का प्रयत्न मैंने किया। उस समय की स्कीम के हिसाब से उन जनप्रतिनिधियों ने जो कार्य किया उसी को आगे ले जाने का कार्य मैंने किया। पानी आया, लेकिन हर एक घर तक वह डिस्ट्रीब्यूशन लाइन नहीं थी। वो लाइन मैंने डालने का प्रयत्न किया। यह नहीं सोचा कि अरे ये योजना किसी और ने लाई थी, अरे जी मैं इसको पूरा करूंगा, इसका क्रेडिट दूसरों को मिलेगा। आखिरी में योजनाएं लोगों के लिए रहती है, और लोक प्रतिनिधि का काम रहता है कि वो योजनाएं पूरी हो और उसका फायदा जन सामान्य तक पहुंचे। इस विचार से मैंने हमेशा काम किया है और आगे भी करते रहूंगा। और आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर आप लोगों ने उन जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहिए जिन्होंने इस काम को आधा छोड़ा। एक बात चर्चा में ये भी सामने आ रही है, जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा चालू है कि भाई भाऊ को अगर ये समझो ये क्षेत्र अमरावती सीट, विधानसभा सीट अगर भाजपा को नहीं छुट्टी है तो भी जगदीश गुप्ता उम्मीदवार रहेंगे। जब तक वो राजनीति में
कभी उत्तर नहीं रहता। जब यह परिस्थिति आएगी उस समय जो मेरे साथ के सहकारी है, कार्यकर्ता है, लोगों की जो मानसिकता है उस तरह से मैं निर्णय लूंगा। अभी चित्र पूरा स्पष्ट होने का है। मैं आज भी बोल रहा हूं कि मुझे विश्वास है यह सीट भारतीय जनता पक्ष ही लड़ेगा। मतदाता जगदीश गुप्ता को ही वोट क्यों दे? भविष्य में हमें कैसा आदमी चाहिए, इसके लिए उसका भूतकाल देखना आवश्यक है। और मुझे ऐसा लगता है कि भूतकाल में अमरावती के लिए मैंने हर क्षेत्र में उदाहरण देना है तो कायदा सुव्यवस्था के लिए उस समय जो आज परिस्थिति है, हर रोज एक मर्डर हो रहा है, उस समय भी वर्ली मटके की वो गैंग चलती थी, उसके कारण इसी तरह की परिस्थिति थी। और उसके लिए मैं विरोधी पक्ष का आमदार था तो मैंने एसपी ऑफिस के सामने वर्ली मटके के विरोध में आंदोलन किया, कायदा सुव्यवस्था लाने का प्रयत्न किया और उसमें कुछ अंश तक मैं यशस्वी रहा। अमरावती महानगर पालिका की आर्थिक परिस्थिति बहुत खराब थी। मैं विरोधी पक्ष का आमदार था, सारे पक्ष के लोगों को लेके एक अच्छा आंदोलन किया, कारपोरेशन पे कब्जा आंदोलन किया, उसके माध्यम से उस समय के शासन के ऊपर दबाव डाला और कुछ मात्रा में विकास निधि लाने में मैं यशस्वी हुआ। सत्ता आई, मैं पालक मंत्री बना। उस समय कायदा सुव्यवस्था के लिए आयुक्तालय आया और उसका फायदा यह हुआ कि इसके पहले केवल एक आईपीएस अधिकारी रहता था, वो भी पूरे जिले में। लेकिन आयुक्तालय आने के बाद में 3 आईपीएस अधिकारी, एक आयुक्त और 2 डीसीपी, और उसके बाद में पुलिसों की संख्या, पुलिस स्टेशनों की संख्या ये बड़ी है। उसके कारण उस समय कायदा सुव्यवस्था अच्छी करने का मैंने प्रयत्न किया। अपने यहाँ के व्यापारियों को प्रदूषण मंडल, कुछ व्यापार शुरू करना है, फैक्ट्री शुरू करना है, तो उनको अमरावती की जगह अकोला प्रदूषण मंडल जो था उसका ऑफिस केवल अकोला में था, उसे मैं, और योगायोग में प्रदूषण का मंत्री भी विभाग भी मेरे पास था, तो प्रदूषण कार्यालय लाने में यहाँ सफल हुआ। उसके कारण जो उद्योगपति है उन्हें तकलीफ कम हुई। आजकल तो ऑनलाइन रजिस्ट्री होती है, पहले खरीदी की रजिस्ट्री पुणे होती थी, उसका कार्यालय अमरावती लाया। ऐसे अमरावती में आज जो पंचतारांकित एमआईडीसी है उसके लिए बहुत पाठ पुरावा किया गया। शायद अमरावती की जनता को शायद मालूम नहीं कि ये जो अभी थर्मल पावर प्रोजेक्ट है ये उस समय मैंने लाने का कोशिश किया और कोई प्राइवेट कंपनी नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की डीसीएस कंपनी थी, उसके साथ मेरी मीटिंग हुई, यहाँ तैयारी हुई। और सबसे बड़ी बात, ये जो पेडी प्रकल्प है, आज जो पेडी का प्रकल्प अधूरा है, उसको गवर्नमेंट का पैसा चाहिए, गवर्नमेंट की जो परिस्थिति है उसके हिसाब से वो प्रलंबित है। परंतु उस समय बीसीएस प्रोजेक्ट आने के बाद में एमआईडीसी खुद के खर्चे से यह पेडी प्रकल्प करने वाली थी और वो पानी बीसीएस कंपनी के माध्यम से थर्मल प्रोजेक्ट उस समय शुरू होने वाला था। इस प्रकार के काम आज गारमेंट जोन अपना तैयार हुआ, उसका बेस उस समय पंचतारांकित एमआईडीसी हमने कोशिश की, उसके कारण ये सब हुआ। आने वाले समय में विकास को लेकर क्या विजन अमरावती शहर का विकास, अब जो अभी गारमेंट जोन है उसके माध्यम से बहुत ज्यादा रोजगार निर्मित होगी। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा जो कॉटन जोन था वो खत्म हो रहा है। ये जोन आने के बाद में अभी सोयाबीन को भाव नहीं, सोयाबीन जो उत्पादक किसान है, सोयाबीन का उत्पादन कम हो रहा है, दिनों दिन उसके ऊपर रोगराई बढ़ रही है। तो एक बार यह जोन तैयार होने के बाद में किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा। जो कॉटन एरिया हमारा था वह फिर से किसानों के माध्यम से एक बार फिर से शुरू होगा। ये जोन केवल उद्योगपतियों के लिए नहीं तो किसानों के लिए भी एक बहुत बड़ा वरदान रहने वाला है। और उसी के साथ साथ प्रतिभाताई पाटिल जब राष्ट्रपति थी
तो उन्होंने एक अच्छा प्रोजेक्ट यहाँ पे मिसाइल कारखाने का लाने का प्रयत्न किया और उसके लिए डिफेंस डिपार्टमेंट ने लैंड एक्विजिशन भी की है, शायद वो जमीन अभी भी वैसी ही पड़ी है। तो वहां फिर से जो उनका आधा रहा प्रोजेक्ट है वो कैसा पूरा हो, और वह प्रोजेक्ट आने के बाद में आपको पता है बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो शिक्षित हो रहे विद्यार्थी उनके लिए भी बहुत बड़ी जॉब उपलब्धि होने वाली है। जो पूना, मुंबई और इधर दूसरे प्रदेशों में बच्चों को जाना पड़ता है, वह फैक्ट्री यदि आती है तो यहाँ के बहुत सारे बच्चों को यहीं पे रोजगार मिलने की संभावना है। और जैसे रोजगार की बात कर रहे हैं, सोफिया जब यहाँ आया था तब जो तत्कालीन नेता थे उन्होंने कहा था कि सोफिया में रोजगार मिलेगा। रेलवे वैगन कारखाना जब आया तो कहा गया कि यहाँ तत्कालीन जो अपने अमरावती के युवक है, जिले के युवक है, उनको रोजगार मिलेगा। रेमंड फैक्ट्रीज जैसे फैक्ट्रीज वहां पर आई तो कहा गया कि लोगों को, अपने स्थानिक लोगों को रोजगार मिलेगा। जबकि होता ऐसा है कि जैसे कोई फैक्ट्री वहां से आती है तो हमारा राजनीतिक प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि उसकी वजह से यहाँ के युवाओं को रोजगार के अवसर ही नहीं मिलते। जो कोई आता है वो सब बाहर से ही आता है। वैसा उद्योग चलाने के लिए बहुत सारी चीजें लगती है, और यदि उन्हें अच्छा वातावरण मिले तो मुझे नहीं लगता कि उनको बाहर से किसी को लाने की आवश्यकता है। और यहाँ के नवयुवकों को रोजगार मिल रहा है। मेरा ऐसा समझ है कि आप नांदगांव पेट में यदि जाएंगे तो कम से कम 10,000 लोग वहां पे भाड़े से रह रहे हैं। कम से कम 10,000, जितनी नांदगांव पेट की संख्या है, जनसंख्या, उतने ही लोग वहां भाड़े से रह रहे हैं। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो प्रकार के वो रोजगार रहते हैं। एक तो प्रत्यक्ष नौकरी के माध्यम से, और दूसरा उन लोगों के आने के कारण उनकी जो दैनंदिन आवश्यकताएं रहती है, ट्रांसपोर्टिंग है, किराना है, तेल है, जीवन कपड़ा है, ये सबका इनडायरेक्ट परिणाम उन चीजों पे होता है। उसके कारण भी बड़े प्रमाण पे रोजगार उपलब्ध होता है जो डायरेक्ट हमको दिखता नहीं है। अब चुनाव मैदान में उतर रहे हैं आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से चुनाव मैदान में उतरने के लिए कई उम्मीदवार प्रयास कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि किससे मुकाबला होगा? मैं किससे मुकाबला होगा यह नहीं जानता, केवल एक ही जानता हूं, मैं चुनाव में खड़ा हूं। लोगों को यदि मैं पसंद आया तो लोग मुझे मतदान करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा भूतकाल देखते हुए भविष्य काल के लिए लोग मुझे मतदान करेंगे। मुकाबला जो लोग मतदान करेंगे उससे मुकाबला होगा। नहीं, जिनके साथ कभी आपने गठबंधन किया था वो आपके साथ चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार है, विरोध में उतरने के लिए तैयार है। जिनके साथ आपके दोस्ताना संबंध थे वो विधानसभा चुनाव में उतरने के लिए तैयार है। ऐसे 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 ही लोग जिनके साथ आप कभी दोस्ताना व्यवहार रहा था जिनके साथ, वो अभी आपके प्रतिद्वंदी के रूप में सामने आएंगे। प्रतिद्वंदी मुझे दुश्मन नहीं, प्रतिद्वंदी बराबर है। राजनीति में ये सब चलना है। एक ही पार्टी में बहुत लोग इच्छुक रहते हैं, टिकट एक को मिलती है, इसका अर्थ वो आपस में दुश्मन होते हैं, ऐसा नहीं है। सबकी इच्छा रहती है लोगों की सेवा करना। मेरी भी इच्छा है, मेरे जो मित्र परिवार है जो दूसरी भी पार्टी में है उनकी भी इच्छा है। निर्णय किसको लेना है? लोगों को। अमरावती महानगर पालिका की स्थिति जिस प्रकार आपने कहा कि आज भी वही स्थिति है कि कर्मचारियों को देने के लिए पगार नहीं है। जो बेसिक व्यवसाय के मुद्दे थे, बेसिक स्ट्रक्चर का मुद्दा था, जैसे भूमिगत योजना से लेकर कई मुद्दे ऐसे हैं जो आज भी वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। क्या लगता है आपको, कहां कम हो गए जिसकी वजह से ये सब? इस प्रश्न का उत्तर मुझे देना उचित इसलिए नहीं लगता कि उस समय मैं पद पे नहीं था। उस समय के निर्णय किस प्रकार हुए, किसने लिए, कैसे लिए, उनकी क्या अड़चने थे, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर वही दे सकते हैं जिन्होंने उस समय अपना प्रतिनिधित्व किया है। हाँ, भविष्य में ये जो अड़चने हैं उसे दूर करने के लिए मैं निश्चित रूप से प्रयत्नशील रहूंगा। तो हम लोग बात कर रहे थे जगदीश भाई गुप्ता से, और उनका एक ही कहना है, एक ही बात जो बहुत अच्छी कही है कि आने वाला समय अगर मौका मिलता है तो अमरावती शहर के विकास को लेकर उन्होंने एक नई परिभाषा। एक बीच में कहूं? हाँ बोलिए। इतना जरूर है, आपको जो अपेक्षित रहता है कि मैं किसी के ऊपर टीका करूं, टीका करना मेरी संस्कृति बिल्कुल नहीं है। मैं कभी भूतकाल में भी किसी के ऊपर टीका नहीं किया था। सबकी अपनी अपनी क्षमता है, वो अपनी क्षमता के हिसाब से कार्य करता है, और भविष्य में जो भी लोग प्रतिनिधि चुन के आएगा वो अपनी क्षमता के हिसाब से काम करेगा। आप लोगों को जो अपेक्षित है कि मैं किसी के ऊपर टीका करूं,
तो मैं न कल किया था, ना आज करता हूं, न कल करूंगा। 4 बार विधायक रहे जगदीश जी गुप्ता हमारे साथ है, और आप देख रहे हैं कि बहुत ही जो अनुभव उनके पास है, उस अनुभव के तर्ज पर वो बहुत ही सुंदर तरीके से अपने सवालों का जवाब दे रहे हैं। इस विधानसभा चुनाव में पार्टी अच्छा निर्णय लेगी और बीजेपी का ही उम्मीदवार यहां से चुनाव मैदान में उतरेगा, ये उनका कहना है। आने वाले समय में क्या होगा ये तो 2-4 दिन के बाद पता चल ही जाएगा, लेकिन चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी और अपने कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क बढ़ाने की तैयारी उन्होंने की है। कई ऐसे मुद्दे हैं जो वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिसमें आज भी ध्यान देने की आवश्यकता है, और वो उस पर बल देने की बात कर रहे हैं। तो आने वाले समय में अगर अच्छा एक योग्य उम्मीदवार चुनकर आता है तो निश्चित ही शहर के विकास में एक अच्छा कदम होगा, ऐसा उनका कहना है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से भूतकाल और वर्तमान दोनों मेरा लोगों के सामने पहुंचा। शायद एक 15 साल में एक पीढ़ी बदल गई है, उस पीढ़ी के सामने भी थोड़ा भूतकाल मेरा रखने का मौका आपके माध्यम से मिला, उसके लिए आप सबको, प्रेरणापुंज परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू, आप आए, आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।